बिल्कुल, आप लता जी की आवाज़ में सुन रहे थे ये गाना ये जीवन है, लेकिन एक शब्द हमने सुना कि दर्पण भी है, इस दर्पण में हमें देखना चाहिए कि जीवन हम कैसे जी रहे हैं। वैसे इस जीवन में सिर्फ मनुष्य ही नहीं जीते हैं और इस पृथ्वी में मनुष्य ही नहीं जीते हैं, इस सराउंडिंग्स में, हमारी इकोलॉजी में एनिमल्स, पेड़ पौधों का भी उतना ही भागीदारी है। और इसके साथ साथ भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, जो मनुष्य हैं, जो आज भले ही बच्चे हैं, आगे वो हमारे देश के भविष्य हैं, इस विश्व के भविष्य हैं, उनके लिए एक बेहतर दुनिया हमें छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन क्या हम उस बेहतर दुनिया को बनाने में मददगार हैं या नहीं हैं? हम ओज़ोन लेयर के बारे में सुनते आ रहे हैं लगातार, लेकिन इस समय हमारे मध्य एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में शोध कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया है। तो अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ पत्रिका में आज की डेट में आप उन्हें पढ़ सकते हैं और ई-पेपर के माध्यम से भी उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर यासीन जी से अभी हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत यूवी रेज के बारे में बात करेंगे और उनके शोध के बारे में जानेंगे। और आप एक रिसोर्स पर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड आप रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए भी, और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट, वीमेंस हेल्थ एंड साइंस के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं और स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के मध्य जा कर के आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे, उनके बारे में उनसे ही और जानते रहेंगे और स्पेशली आज यूवी रेडिएशंस के बारे में जानेंगे और ओजोन लेयर डे है इसके बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय को आपने क्यों चुना और आप इसके बारे में शोध भी कर रहे हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं। मैम, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जी। लगभग 4 साल पहले मैं और डॉक्टर सुनील दुबे सर, हम लोग कहीं बैठे हुए थे फॉरेस्ट के अंदर ही जी। और ऐसे ही दिन का समय था और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38-39 डिग्री के आसपास था, बट बर्निंग इतनी सीवियर हो रही थी कि समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुनील सर को मैं दादा बोलता हूँ क्योंकि मेरे एल्डर भी हैं, गुरु भी हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा दादा टेम्परेचर नहीं लग रहा है बट चुभन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा यार ये यूवी का इम्पैक्ट हो सकता है, यूवी की वजह से ऐसा हो सकता है। जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूवी ओजोन को हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, हमने भी किताबों में पढ़ा है और लगभग 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी उनको किताबों में ही पढ़ाया है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा दादा इट कैन पॉसिबल कि हम हमारे लेवल पे इसको मेजर कर सकते हैं क्या? तो बोले हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर अपन सर्च करें तो शायद मिल सकता है। तो एक थोड़ी सी कसक भी के जो अपन ने नहीं करा है इसको करके देखते हैं। आफ्टर डेट उसके बाद में मैंने काफी कुछ सर्च किया, फॉरेन में कुछ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे बात करी, तो कुछ लैब में पता लगा कि कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, थोड़े कॉस्टली हैं बट हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड लकीली 2022 में मुझे वो मिल गया इंस्ट्रूमेंट, लगभग 1.25 लाख के आसपास का इंस्ट्रूमेंट था, बट हमने उसको परचेस किया और परचेस करने के बाद जब मैंने उसको यहाँ पे देखा तो एकदम चौंक गए हम लोग कि यहाँ तो यूवी इंटेंसिटी का लेवल बहुत हाई चल रहा था। पहले हम समझते थे गर्मी की वजह से स्किन में सेंसेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट वो चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे करके। तो हमने एक बहुत छोटे लेवल पे चित्तौड़ में वो काम स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे जब लगा कि नहीं ये तो और भी जगह का देखना चाहिए, तो फिर हमने साउथ राजस्थान पूरा लिया और मतलब सारे जो रिजल्ट्स आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता गया कि वाकई में इस कंडीशन पे ओजोन है या यूवी रेडिएशन का लेवल हमारे यहाँ पे इतना खतरनाक आ रहा है। फिर थोड़ा मेरे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में काफी हैं, मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ इसलिए, तो जब मैं उनसे बच्चों से बात करता था तो उनसे भी पता लगता था कि हॉस्पिटल्स के अंदर आपने भी देखा होगा कि लास्ट 2 ईयर में स्किन में रैशेस और स्पेशली आईज में रेडनेस वगैरह के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। जी सर। तो इससे कोरिलेशन निकल गया एकदम कि ये सारा जो इम्पैक्ट अभी रिसेंटली आया है वो ओजोन के डिप्लेशन से ज्यादा आ रहा है और यूवी रेडिएशन कहीं ना कहीं हमारे पे बहुत ज्यादा थ्रेट कर रही है। तो ऐसे करते करते हम इसमें इन्वॉल्व होते गए और क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन से हूँ और मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है छोटे बच्चों को स्पेशली इनके बारे में अवेयर करना, क्योंकि वो एक तरीके से जर्मिनेटेड सीड्स हैं, अगर हमने उनको तैयार कर दिया तो बड़ा बहुत अच्छे से बनेगा। जी सर, बिल्कुल। तो इसी को लेके हमने कुछ कैंप्स होते रहते हैं स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के,
तो हमने 7 स्टेट्स में अलग अलग ग्रुप्स को इस तरीके से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और हैंड्स ऑन एक्टिविटी से जब बच्चों को समझाया कि बेटा ओजोन ये होती है, इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, तो उनमें बहुत अच्छा एक तरीके से इम्पैक्ट भी गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन जहाँ जिन बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है उन्होंने अपनी कॉलोनी, अपने स्कूल के बाकी बच्चों को, अब वो रिसोर्स पर्सन बन गए और अब उन्होंने एक नई जनरेशन को शुरू कर दिया काम करना कि वाकई में ओजोन ऐसी होती है। जो किताबों में पढ़ा था वो प्रैक्टिकली करके दिख रहे हैं और उस चीज को लोग ज्यादा मानते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रही है। एवरीवन नोस, 1980 से हम ये कहते हुए आ रहे हैं, बट देखा किसी ने भी नहीं ना जी। जब ये यूवी इम्पैक्ट उनको दिखाया और उनको हेल्थ इश्यू से समझाया तो बहुत अच्छे से लोगों ने इसको समझा और वो कर भी रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, और स्पेशली प्लांटेशन वगैरह पे वो बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी टास्क, बैठे बैठे डिस्कशन दिमाग में आया और आज हम इसको पैन इंडिया पे हम लोग इतने स्टेट्स में कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है और हमें समझ में भी आता है कि हम हमारे पर्यावरण के बारे में एक समझ रहे हैं कि कैसा होता है इस चीज को लेकर। जी सर, बिल्कुल। और जी। एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने पूछा है, छोटा सा बच्चा है, आइए सुनते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि हम छोटे बच्चे भी क्या ओजोन लेयर को रिपेयर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया। मैम इसका नाम क्या था बच्चे का? राघव। राघव, अरे वाह, बहुत बढ़िया। यही तो नन्ही पौध हमारे लिए आगे पूरी छायादार पेड़ों का काम करेगी। बहुत अच्छी सोच है इस बच्चे की और डेफिनेटली हमने कहावत बुजुर्गों से भी सुनी है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो एक बहुत छोटा छोटा इम्पैक्ट भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है। ये एग्जाम्पल है हमारी स्टडी का। मैं और सुनील सर हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा था और आज हमारे साथ लगभग 5000 की टीम इस पे काम कर रही है मैम। अभी हमें 2 साल ही हुए इस पे काम करते करते और 5000 बच्चे हमारे साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो पता नहीं कितने मल्टीपल बच्चों को काम करवा रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है बेटा। और इसमें आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था तब हमारे लिए वो टाइम बहुत पीड़ादायक था, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारी अर्थ के लिए हुआ था कि अर्थ ने अपनी बहुत सारी हीलिंग उस टाइम पीरियड में कर ली थी क्योंकि हम हमारे घरों में बंद थे। हमने पोल्यूशन का लेवल, इंडस्ट्रीज थोड़ी बंद थी, एयर पोल्यूशन का लेवल कम था, तो अपने आप अर्थ वापस अपने पुराने स्वरूप में आ चुकी थी। तो हम सभी मिलके इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हमारे घर से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं अगर उनको भी हम कम कर दें। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का भी जुडिशियसली यूज कर लें तो भी हम बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग को और CO2 इमिशन को कम कर देंगे और ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने की स्टडी है कि 1 किलोवाट आवर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इट इमिट्स 1 kg CO2। आप सोचिए अगर हम दिन भर में घर से 1 यूनिट भी अगर बिजली बचा लें तो हम 1 kg CO2 हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत अच्छी सोच है। काश अगर हमारे सारे बच्चे ऐसा सोच लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये एक न्यू पॉइंट है कि अगर हम बिजली बचाते हैं तो हम CO2 को भी इवापोरेट होने से बचाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, बिजली बचाना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बिजली बचाओ, क्योंकि हम कहते हैं ना बिजली बचाइए और लाइट पंखा ये सब ऑफ करिए जब घर से आप बाहर निकलते हैं, लेकिन क्यों बचाना चाहिए ये आज आपने यहाँ पर आपने ये बात कही। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने 50 नेशनल लेवल के अवार्ड भी आपने जीता है, तो किस बेस पे इसकी कहानी थोड़ा बताएं। 2002 से इस सफर को शुरू किया था। एज ए टीचर मैंने इसको स्कूल एजुकेशन में लिया था और मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत पुराना रिलेशन भी, और हम लोग बेसिकली मॉडल कॉम्पिटिशंस जो होते हैं साइंस इनोवेशन के ऊपर उसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे एज ए बेस्ट गाइड टीचर का अवार्ड लगातार 2004 से टिल 2024 तक लगातार बेस्ट गाइड टीचर का अवार्ड मिलता हुआ आ रहा है। इसी यूवी रेडिएशन के ऊपर लास्ट ईयर मुझे जो है एक ग्लोबल अचीवर अवार्ड भी मिला था जो AKS फाउंडेशन ने दिया था। इंटरनेशनल इंडिया से मैं अकेला नॉमिनेटेड था उसके अंदर, उसके ऊपर मुझे प्राइज मिला था। साउथ की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमारी पूरी टीम को यूवी रेडिएशन के ऊपर वर्क करने के लिए APJ कलाम भारत रत्न अवार्ड भी से सम्मानित किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं स्टेट लेवल पे 3 बार प्राइज ले चुका हूँ, नेशनल लेवल पे प्राइज ले चुका हूँ, CBSE साइंस एग्जीबिशन में भी प्राइज लिया है मैम। और बेसिकली हमारा मोटिव ये नहीं रहता है कि मैम हम प्राइज के लिए कोई काम करें। सोशल कोज के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्क की अगर रिकॉग्निशन हो जाती है तो वैसा भी रहता है। अभी रिसेंटली हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मैं और कुछ बच्चियां हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर। एक काफी बड़ा काम है, तो उस पे इंटरनेशनल लेवल पे हमें अभी 15 दिन पहले बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला और बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला है उसी के ऊपर। तो इस तरीके से ये कुछ सफर है जो साथ साथ करते हुए जा रहे हैं और मेरे
करीबन 118 बच्चे को गोल्ड मेडल भी मिला है नेशनल लेवल पे इन्हीं चीजों के ऊपर। साथ ही एक छोटा सा काम हम लोग और करते हैं मैम कि बेसिकली बच्चा रिसर्च पेपर पीएचडी लेवल पे लिखना स्टार्ट करता है या तब उसको सिखाया जाता है जी। बट मैं मेरे 10th क्लास से 12th क्लास के बच्चों से इन्हीं साइंटिफिक वर्क को रिसर्च पेपर की फॉर्म में डॉक्यूमेंट करवा के इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी करवा चुका हूँ और उनकी कुछ चैप्टर्स बुक के अंदर भी आ चुके हैं। तो एक नया काम होता है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे प्राइज दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग वही साइंटिफिक अवेयरनेस के ऊपर और रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर स्कूल एजुकेशन को लेके मेरा वर्क थोड़ा सा ज्यादा है। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। थैंक यू मैम। और ये गर्व की बात है हमारे राजस्थान के लिए कि राजस्थान से इतने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला और उसके सूत्रधार आप हैं और आप अभी भी राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत का नाम आप बाहर रोशन कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यूवी रेज के बारे में हम सभी बात करें, लेकिन अगर हम बच्चों को समझाना चाहे आम भाषा में उससे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैम वैसे अगर यूवी को बात करते हैं तो अगर 9th क्लास ऑनवर्ड्स अगर बच्चा है तो 9 से 12 तक में उसको जो सन से आने वाली जो रेडिएशंस है उनके लेवल के बारे में बहुत क्लियर कर उनके टेक्स्ट के अंदर रहता है। लेकिन अगर इसको और भी नॉर्मल भाषा में बात करें तो जो सूरज जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो विकिरण उत्पन्न करता है, वो दो तरह की होती है। एक दृश्यमान प्रकाश जो हमें दिखता है और एक उससे छोटा वेवलेंथ वाला तरंग दैर्ध्य वाला जो हमें नहीं दिखता है। 10 से लेके 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ आती है, जिसमें से 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो दृश्यमान प्रकाश है जो हमें दिखता है, जिसको अपन 7 कलर में भी विभाजित कर सकते हैं अगर अपन जो पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो ये वाला प्रकाश तो हमें देखने में काम आ रहा है और हमारे को सारे बैंड्स दिखते हैं ये रेनबो की फॉर्मेशन में या वैसे। लेकिन जो प्रॉब्लम है जो जिसके ऊपर आज का दिन बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इससे छोटी वेवलेंथ वाला जो प्रकाश है, प्रकाश की ऊर्जा है, उसको यूवी विकिरण कहते हैं, जो 10 से 400 नैनोमीटर के बीच का है जी। ये छोटी तरंग दैर्ध्य जो होती है ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये क्योंकि इसको रोकने का जो काम है वो हमारी एक ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो ओजोन परत है उसका ये काम होता है कि इसमें से मैक्सिमम रेडिएशंस को, वो प्रकाश को वो रोक लेता है ताकि वो हमारे यहाँ पे नहीं पहुंचे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओजोन पे दिन थोड़ा सा इम्पैक्ट आता जा रहा है और वो थिन होती जा रही है और उसकी वजह से ये जो छोटे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है ये उसको क्रॉस करके हमारी अर्थ तक पहुंच रही है और इसी का इम्पैक्ट है ओजोन डिप्लेशन का, ग्लोबल वार्मिंग भी, या और भी जो हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं वो सब इस वजह से आ रहे हैं। तो यूवी रेडिएशन के बारे में अगर हम सिंपल सी और शॉर्ट में बात करते हैं तो ये वो प्रकाश है जो 400 नैनोमीटर से छोटा वाला है और जो हमें दिखता नहीं है, इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी है, 400 से कम वाली है जी। तो इससे क्या नुकसान हो रहे हैं हमारे पृथ्वी में? मैम इसको समझने के लिए पहले हम जो यूवी के जो 3 बैंड्स हैं जो 400 नैनोमीटर से छोटे हैं, वो 3 बैंड्स होते हैं जी। 3 घटकों में इसको डिवाइड किया गया है, यूवी ए बैंड, यूवी बी बैंड और यूवी सी बैंड, है ना। यूवी ए बैंड जो है वो 400 से बिलो है, 315 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक का जो बैंड है, जस्ट दृश्यमान प्रकाश से जस्ट पहले वाला, इसको अपन यूवी ए बैंड बोलते हैं। ये हमारी अर्थ तक आता है लेकिन ये इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचाता है क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट जो है हमारी अर्थ जो है उसको एब्सॉर्ब भी कर लेती है और ये इतना एक्टिव नहीं है, इसलिए ये हमारे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये हमारी अर्थ की सरफेस तक आ रहा है, नुकसान करता है बट बहुत कम उसमें करता है, हल्की सी एजिंग को ये प्रमोट करता है। यूवी बी बैंड जो आता है वो इससे जस्ट नीचे वाला है, जिसकी वेवलेंथ की रेंज है 280 नैनोमीटर से लेके अप्रोक्स 315 नैनोमीटर तक की होती है। इसको रोकने के लिए भगवान ने, कह सकते हैं, या जब भी अर्थ की क्रिएशन हुई है तो ओजोन बेसिकली इसी को रोकने के लिए शायद भगवान ने बनाई थी। और ये वाला बैंड बहुत ज्यादा एक्टिव बैंड है, मतलब ये बहुत ही अत्यधिक प्रभावित करता है हमारे को। तो ये बैंड पहले यूवी ओजोन की वजह से रुक रहा था, लेकिन रिसेंटली ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन या थिनिंग ऑफ ओजोन ये बैंड जो है अब हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंच रहा है और ये हमारे को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। उसके बाद यूवी सी बैंड की बात करते हैं। यूवी सी बैंड जो है इससे नीचे वाली वेवलेंथ का है, 280 नैनोमीटर से 100 से 280 नैनोमीटर तक का होता है। लेकिन ये वाली जो यूवी सी बैंड जो है बेसिकली इसको हमारी अर्थ सरफेस तक ये नहीं आता है। हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, कुछ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या ओजोन का भी कुछ पार्ट है, ये बेसिकली ये सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यूवी हमारे सी हमारे यहाँ तक नॉर्मली नहीं आती है। अब जो आ रही है
ए का भी इतना हमारे को नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम जो आ रही है वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रिसेंटली हो रहा है कुछ सालों में वो यूवीबी बैंड का हो रहा है कि यूवीबी बैंड जो बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और ये अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको एब्जॉर्ब करके अभी अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान कर रही है। स्पेशली स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, स्किन कैंसर को प्रमोट करती है, आपने नाम भी सुना होगा मेलेनोमा, वो करवाती है। हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसमें स्क्वेमस सेल्स होती हैं, कार्सिनोमा को ये प्रमोट करता है, बेसल सेल्स को ये कार्सिनो जीन में कन्वर्ट कराता है हमारी। मतलब ये कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में अगर बात करना चाहें तो ये हमारी जो सेल्स होती हैं उनको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कराने का बहुत बड़ा काम ये वाला यूवी बैंड करता है। साथ ही लास्ट 2-3 साल से आपने उदयपुर में भी क्योंकि इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा हम लोग कहीं बाहर रहते हैं धूप में और बहुत ज्यादा टायर्डनेस भी आ जाती है जी। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बैंड की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसी के साथ स्किन में रैशेस की प्रॉब्लम जो आ रही है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी इंटेंस इचिंग भी होने लग जाती है। नॉर्मली इचिंग को हम ये समझते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपके यूवी रेडिएशन की वजह से भी कितनी बार इंटेंस इचिंग होने लग जाती है। तो ये स्किन को बेसिकली ये वाला पार्ट आ रहा है। इसी के साथ में ये हमारे आई के कॉर्निया को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, कैटरेक्ट को प्रमोट करता है और अगर बहुत ज्यादा अगर इम्पैक्ट आया है तो एक बायोलॉजिकल टर्म है म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, हमारे डीएनए में चेंज आना, बदलाव आ जाना। और वो बदलाव क्या होगा ये आने वाली जनरेशन में जाके पता लगता है। तो वो म्यूटेशन को भी ये प्रमोट कर देता है जो एक हमारे लिए आगे जाके बहुत एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। साथ ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि अस्थमैटिक अटैक आ रहा है इसलिए इसकी सांस फूल रही है, कुछ और आ रहा है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है ओजोन के और एरोसोल के ये जब अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये भी हमारी ब्रीथिंग रेट को और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा ये इफेक्ट करता है और सांस फूलने लग जाती है कितनी बार, या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी आ जाती है। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट हैं। तो हमें बेसिकली चिंता का जो विषय है वो यूवीबी बैंड बहुत ज्यादा है। जी सर यूवीबी बैंड से जैसे मनुष्यों को इतने सारे बीमारियां हो रहा है तो क्या हमारी इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? मैडम मैं स्पेसिफिकली बी बैंड के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पूरे के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे गुरु डॉक्टर सतीश शर्मा जी वो हमारे गुरु हैं, डॉक्टर अजय सिंह साहब भी हमारे गुरु हैं। तो उन सबका भी ऑब्जर्वेशन है और हमारा भी ऑब्जर्वेशन है, आपने भी शायद सुना होगा ये रिसेंटली कुछ सालों में फ्रूटिंग प्लांट्स में एक बड़ा बदलाव आ रहा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ट्वाइस इन ईयर फ्रूटिंग्स आने लग गई, फ्लावरिंग आने लग गई है। मतलब जो साल में सीजन में सिर्फ एक बार अगर कोई प्लांट फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कर रहा था, कितनी बार अभी 2-2 बार उनमें फ्लावरिंग नजर आने लग गई है। स्पेशली मैंगो में अर्ली फ्लावरिंग आ गई। एक आपको पता है वाइल्ड हमारा प्लांट है टीमरू, बीड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, उसमें नॉर्मली एक बार फ्रूटिंग आती है, बट पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ट्वाइस इन ईयर जो है वो फ्रूटिंग आ रही है उसके अंदर। तो इस तरीके से प्लांट्स की साइकिल पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लग गया है। और हम कभी ये सोचते थे कि साल में 2 बार आ रहा है फ्लावर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। इस बार वह बहुत सारी जगह पे अर्ली फ्लावरिंग आ गई। आपने देखा होगा हर बार एक आम की वैरायटी आती है नीलम, जो बारिश के अमूमन आता है, इस बार वो आम ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर भी ये इम्पैक्ट आ रहा है। और मेरा पीएचडी सारस क्रेन के ऊपर है जिसपे मैं लगभग 25 साल से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। सारस की ब्रीडिंग पे भी शिफ्टिंग हुई है मैम जी, और उसकी हैचिंग पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये जो यूवी का इम्पैक्ट है ना सिर्फ ये मतलब ओवरऑल जो आपके क्वेश्चन था कि पूरे क्लाइमेट पे या पूरी इकोलॉजी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए कि कोई भी चीजें अगर बदलाव आता है तो उसके लिए पूरी सभ्यता को कहीं ना कहीं उसका भुगतान भुगतना पड़ जाता है। जी सर बिल्कुल। और जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन हम ले लेते हैं अभी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम रूहानी है और मैंने ये पढ़ा है कि ओजोन लेयर हमें सूरज की यूवी रेज से बचाता है। तो मैंने सुना था कि ओजोन लेयर रिपेयर हो चुका है, क्या ऐसा सच्ची में है या ये झूठ है? अगर सच नहीं है तो अभी उसकी कंडीशन क्या है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रूहानी आपने। छोटे बच्चों में मैडम ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जी सर ये इनके क्वेश्चन से लगता है। अगर इसने जो जहां से स्टार्ट किया अपन उस क्वेश्चन को वहीं से इसको अगर हम बात करते हैं मैम, तो ओजोन हम जब अगर अर्थ का इवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्थ के ऊपर लाइफ का फाउंडर ही ओजोन था।
क्योंकि जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी उससे पहले हम जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अप्रोक्स 220 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ का टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वॉल्केनिक इरप्शंस थे, तो अर्थ बहुत ज्यादा हीट पे थी और उस टाइम पे तो पानी का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 800 डिग्री पे तो पानी टिक ही नहीं सकता है। तो अर्थ की लाइफ की ओरिजिन ही ओजोन से हुई है सबसे पहले। उसके बाद में अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर अगो सबसे पहले ओजोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और जब ओजोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा, और अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा उसके बाद में रेन प्रेसिपिटेशन चालू हुआ, और धीरे धीरे करके अर्थ के ऊपर पानी आने लगा, और फिर वो ओशंस की फॉर्मेट में आया। तो ओजोन ने ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ की ओरिजिन में सबसे बड़ा अगर कोई किसी ने वाइटल रोल प्ले किया है तो वो ओजोन ने किया है। तो ये 4.5 बिलियन ईयर अगो जब फाउंडेशन आई थी इस दुनिया में लिविंग की, तब से ये काम हो रहा है। तो ओजोन बहुत बड़ी चीज है। अब जो इस बच्ची का क्वेश्चन था कि ओजोन रिपेयर हो रही है या हो चुकी है, इसके ऊपर बात करें तो एक बहुत बड़े लोगों में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं ओजोन डिप्लेट हो रही है, कुछ कहते हैं निरंतर प्रोसेस है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ओजोन का बनना और बिगड़ना इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि ओजोन डिप्लेट हो रही है, वापस से हीलिंग हो रही है। लेकिन रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने डिप्लेशन की रेट को बढ़ा दिया और हीलिंग की रेट को कम कर दिया, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कॉज आया है वो आया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन CFC कहते हैं। CFC हमने, क्योंकि अर्बनाइजेशन के नाम पे, सेंट्रलाइजेशन के नाम पे एसीज आए, फ्रिज आए, इन सब में आपको पता है कूलेंट के फॉर्म में वही गैस काम में आती है। तो ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में जाने लगी तो इसने ओजोन को वापस से रीफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, वहां से इसने O एस्केप कर दिया। तो ओजोन की रिपेयरिंग उस स्पीड पे नहीं हो पा रही है जो नेचुरली कभी पहले हुआ करती थी। जैसे हम इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से, इस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मम्मी चपाती बना रही है और तवा एक ही और एक चपाती सिंगल बन रही है, लेकिन खाने वाले अगर 2 या 3 जने वहां बैठ गए तो शायद सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, उनको वेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि स्पीड बनने की कम आ रही है, खाने की स्पीड ज्यादा हो रही है। सेम थिंग अभी हमारे साथ हमारे क्लाइमेट में हो रहा है कि ओजोन की डिप्लेशन रेट ज्यादा हो गई है, क्योंकि CFC हमने बहुत ज्यादा इमिट कर दिया है, तो वो प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से थिनिंग ओजोन की बढ़ती जा रही है। तो ये तो इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगा है उसके बाद से, आज हमारा जो आर्टिकल था उसमें हमने कंपैरिजन भी दिया था कि बिफोर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, कुछ हद तक हम ओजोन की हीलिंग में फिर भी कुछ काम कर पाए हैं, पहले से बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी हील होना बहुत कुछ बाकी है। जी सर, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार तरीके से बताएं। जी मैम, एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है मैडम, ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, एक समझौता था एनवायरनमेंट के लिए, कि हम ओजोन की परत को जो केमिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका उत्पादन और उनका यूज दोनों किस तरीके से हम नियंत्रित या कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए, हम मॉडर्नाइजेशन इरा में है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा ही सेंट्रल कूलिंग बंद कर दीजिए या फ्रिज बंद कर दीजिए, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन anyhow we can minimize the uses of such things, और इनका कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा अगर हम निकाल पाए जो CFC के कंपैरिजन में लीस्ट इफेक्ट करता हो तो हमारे लिए बेटर होगा। तो इसके लिए 16 सितंबर 1987 को ये समझौता अपनाया गया था और इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1 जनवरी 1989 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जिसमें 197 कंट्रीज ने इसमें सिग्नेचर किए थे और इस पे सहमति दी थी कि हम ये मिलके इस चीज को करेंगे। और ये प्रोटोकॉल एक साइंटिफिक स्टडी है जो कॉर्पोरेट के लिए भी और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि हम स्टेप बाय स्टेप हमें मिनिमाइज करना है, जुडिशियली यूज को हमें प्रमोट करना है, ताकि हम अगर इसके कॉज को अगर हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम हमारी ओजोन को हील कर पाएंगे। और साथ ही हमें इसमें ये भी चीज देखी गई थी कि इससे इकोनॉमिकली लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि हम इस चीज को करने में हमारा इकोनॉमिकली लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको भी ध्यान में रखा गया था। तो इसके चलते इसको CFC को हमने स्टेप बाय स्टेप खत्म करने के लिए किया था और हम बहुत हद तक बहुत सारी कंट्रीज इसको कर भी चुकी हैं, उस प्रोटोकॉल को उन्होंने फुलफिल भी कर दिया है। तो ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन डिप्लेशन को और ओजोन को बचाने के लिए लिया गया था इंटरनेशनल फोरम के तहत। जी सर, तो भारत में इसके ऊपर क्या कार्य चल रहा है और भारत कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है? मैडम, हमेशा पर्यावरण चीजों को लेके हमारी कंट्री ने, हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड में हमेशा एक सहभागिता बहुत अच्छे से निभाई है जी। और
इसमें भी हमारी जो कंट्री की जो पूरी टीम है, मिनिस्ट्री की टीम है, वो उसमें लगी है और बहुत हद तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है। लेकिन कुछ वेरिएशंस रहते हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम इस चीज को कंट्रोल में है। थोड़ा सा प्लांटेशन और ग्रीन कॉरिडोर को लेके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जो आप भी, क्योंकि आप तो बहुत सारी इस तरह के इश्यूज को आप लोग टेलीकास्ट करते हैं, तो आप बेटर समझते हैं जी सर, जी कि सर। जंगलों को बचाने के लिए बहुत हद तक काम कारगर होगा। तो वो एक थोड़ा सा इशू हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा और कर दें तो शायद इंडिया में भी एक बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे कुछ दूसरी कंट्रीज ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है, तो शायद उसमें हम भी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। और जैसे आप पिछले शायद 36 महीनों से आप और आपकी टीम ने चित्तौड़गढ़ के ज़िले के सभी तहसीलों में डाटा एकत्र किया है आपने। जी, और तो क्या कहना चाहेंगे कि जो शोध किया है आपने, इससे क्या पता चला है? मैम, हम लास्ट 3 साल से चित्तौड़गढ़, साउथ राजस्थान पूरा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान में हमने यहाँ काम किया है, गुजरात में हमने बड़ौदा, अहमदाबाद में काम चल रहा है अपना, दमन एंड दीव में कर रहे हैं, और रिसेंटली हम लोगों ने उत्तराखंड में और यूपी में भी काम स्टार्ट किया, गाजियाबाद में भी हम लोगों ने काम किया है। और ये जितनी भी जगह पे काम किया है, तो सभी जगह पे जो परिणाम है वो कुछ सुखद तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूवी बी बैंड, एक तो लगभग मैंने जो आपको 7 स्टेट्स के नाम लिए हैं, इन सभी में यूवी बी बैंड आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा हमारे को वार्निंग अलार्म है कि वो बैंड जो हमारी ओजोन रोक रही थी, अब वो उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही है। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, और हमें इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो ये है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि हाँ ठीक है हो रहा है, हमारे को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली, अभी आपने गर्मियों में फील भी किया होगा, जरा सा हम बाहर रहे और हेडेक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बार लोगों को हो रही है कि हाफ हेड वाला जो प्रॉब्लम है, हेडेक वाला, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आंखों में बर्निंग हो रही है। तो ये सीधा सीधा हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखने लग चुका है इन चीजों को लेकर। और ये सारी स्टेट्स में हम लोगों ने वहां से भी बात करी, लोगों से भी बात करी, तो दे ऑल आर एग्री के यस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को आ रही है। और हमने जब इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से देखा, तो यूवी इंडेक्स जो है, अगर इसका एक पैरामीटर और होता है, ये तो अपने वेवलेंथ पे बात करी थी, एक नॉर्मल पैरामीटर और होता है जिसको आपने कॉस्मेटिक क्रीम जब अपन लेके आते हैं, सनस्क्रीन वगैरह कोई भी, तो उसमें भी आपने मेजरमेंट के लिए आता है, पीएम वर्ड है आपने, तो आपको तो पता ही है 100%। तो यूवी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेफेस्ट हमारे लिए 4 तक माना गया है, 0 तक 4 तक बहुत अच्छा है, 6 तक भी हमारे लिए चल जाएगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे तीनों सीजन में पूरे साल, मतलब मैं कह लूं तो हमारा यूवी इंडेक्स का जो मान है वो 8 से ऊपर जा रहा है, और इसका एक्सट्रीम 12 होता है। और इस पूरे साउथ राजस्थान में गर्मियों में और बारिश के स्टार्टिंग में ये 11 के लगभग बना हुआ था। तो ये बहुत बड़ा वार्निंग अलार्म है कि हम एक सेफ कंडीशन में तो अभी फिलहाल नहीं है। जी, तो खास करके साउथ राजस्थान में आम नागरिकों को क्या प्रयास करना चाहिए? मैडम, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा राजस्थान का ये वाला पार्ट भगवान की दया से रिच डाइवर्सिटी जोन में तो आता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज भी काफी सारी आ चुकी हैं और बाकी चीजें भी हो रही। तो ग्रीन कॉरिडोर कहीं ना कहीं रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे, किसी और के नाम पे जो हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा प्लांटेशन पे अगर हम जोर देते हैं, और स्पेशली जो उदयपुर में सुनील सर और सतीश अंकल और बाकी लोग सारे पर्यावरण भी चला रहे हैं, कि स्थानीय पादपों के प्लांटेशन पे अगर हम जोर देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हमारी लोकल जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं, ये अगर ग्रो करती हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये हमारे यहाँ के क्लाइमेट के लिए फेवरेबल भी हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, बजाय हम जो एक्सोटिक ऑर्नामेंटल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं प्लांटेशन के नाम पे, उसकी बेटर है कि ये यहाँ की प्लांटेशन को लगाया जाए। दूसरा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसके ऊपर हमारी एक स्टडी है, कभी हम आपसे और डिस्कस करेंगे इस बारे में। ग्रीन स्कूल की फॉर्मेट में हम लोगों ने एक एसेट दिया था, एक स्टडी दी थी कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड इमिशन, रिड्यूस द इमिशन ऑफ CFC। तो अगर हम छोटी छोटी चीजें हमारे घर से स्टार्ट करें, हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज मिनिमाइज कर दें, थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर हम जोर दे दें, बजाय इंस्टेड से पर्सनल व्हीकल के, जैसे दिल्ली में आपने देखा है मेट्रोज हैं या बॉम्बे में मेट्रोज हैं, तो उससे बहुत हद तक पोल्यूशन का लेवल कम होता है। क्योंकि फ्यूल बर्निंग अगेन इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस ये भी रिलीज करती हैं। तो इन चीजों को, स्कूल बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल बस प्रेफर कर लें, एक अच्छा काम हो सकता है, बजाय इंस्टेड अपने पर्सनल व्हीकल से। एक तो वो ट्रैफिक रूल के हिसाब से भी एलिजिबल नहीं है, दूसरा एक्सीडेंट्स के चांस बनते हैं, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ऐसी
छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग कर लें तो शायद हम लोग ओजोन को अपने पुराने अस्तित्व में लेके आ सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग अगर करें तो। जी सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे उपकरण यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से क्या ऐसे उपकरण हैं जिसके यूज़ करने की मात्रा हमें कम करनी चाहिए? गैजेट्स के लिए पूछ रहे हैं मैडम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रेफरेंस में? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। जी। मैम सबसे पहली चीज तो मोबाइल का ही अगर हम यूज कम करते हैं, देखिए इससे भी रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशन भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है स्किन के जो कांटेक्ट में रहते हैं। दूसरा, मोबाइल से आईज पे इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर हो रहा है। एक थिंकिंग एबिलिटी जो कभी हुआ करती थी वो बच्चों में दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल के यूज को अगर जुडिशियसली या मिनिमाइज कर दे बच्चा, तो शायद बहुत अच्छा उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडिएशन कहीं ना कहीं म्यूटेशन को भी प्रमोट कर रही है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आफ्टर दैट उसके बाद जो बस सेकंड टेलीविजन का यूज तो आजकल रिसेंटली कम हो गया, बट इनका यूज बहुत ज्यादा एक्सेस में हो चुका है। गेम पे लगे रहते हैं बच्चे, आपने देखा होगा हम जब हमारे बचपन में खेलते थे मैम, तो मतलब कहीं जाते थे तो हम ट्रेन में या बस में अगर ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, उस टाइम तो वही साधन होते थे, तो हम लोग विंडो सीट के लिए लड़ते थे जी। क्योंकि हमें बाहर देखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा। आज आपने देखा होगा एक फैमिली अगर जा रही है तो 5 जनों के हाथ में मोबाइल होगा और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा, किसी भी कोने में बिठा दीजिए वो अपने बस मोबाइल में ही लगा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं है कि खाली मोबाइल रेडिएशन का, आप इसको चार्ज भी करेंगे, अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करेंगे। जी। रेडिएशन जो टावर्स की आ रही है ये हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत डैमेज करती है, जितनी भी हमने 5G का जाल बना रखा है। तो अल्टीमेटली हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए जो पुराना टाइम था जब ये गैजेट्स नहीं हुआ करते थे या कम थे, लोग बहुत अच्छे से थे, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। जी बिल्कुल। और इन सभी चीज़ों से हमें थोड़ा थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए या लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जैसे डॉक्टर यासिन ने कहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन का जो ये असर है, ये क्या हमारे टेम्परेचर के ऊपर भी पड़ा है? मैडम चित्तौड़ के रेफरेंस में तो हमने पूरा शताब्दी का निकाला है और लास्ट 50 ईयर में ऑलमोस्ट 3.4 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ का बढ़ा है जी। चित्तौड़गढ़ का। और ऐसा साउथ राजस्थान में लगभग ऑलमोस्ट सब जगह का हुआ है, 19-20 करीबन। और उसमें आप सरप्राइजिंगली बात करूं तो पिछले 50 साल में से लास्ट के 5 साल में 1.75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। तो जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, जबकि ग्लोबल डाटा ये कहता है कि 0.1 डिग्री के आसपास ईयरली बढ़ रहा है, लगभग ये माना जाता है, लेकिन हम उससे तो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये आपने भी फील किया है, पहले 44-45 डिग्री मैक्सिमम हुआ करता था गर्मियों में टेम्परेचर, और अभी कुछ सालों में तो हम देख रहे हैं ऐसी तक फेल हो जाते हैं, 49, 48, 49 पे टेम्परेचर जा रहा है। कूलर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इसके ऊपर तो आ ही रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि हमारा मानसून जो है, हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है, वो भी शिफ्टिंग हो गया है। हमारे पिछले 10 साल का ट्रेंड हम लोगों ने स्टडी करा है, उसके ऊपर एक आर्टिकल भी दिया था कि इतना शिफ्टिंग हुआ है, लगभग 2-2.5 महीने हमारा पूरा का पूरा मानसून सीजन पैटर्न जो है शिफ्ट हो गया है। अब इससे एग्रीकल्चर पे साइड इफेक्ट आ गया है। जो ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, जिनकी ब्रीडिंग होती थी मानसून के अंदर, उनकी तक ब्रीडिंग शिफ्टिंग हो गई है मैम। तो ये अल्टीमेटली खाली इंसान पे नहीं, ये सारी चीजों पे इनका इम्पैक्ट आता जा रहा है। जी सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अमीक्षा यहाँ पर एक सवाल पूछ रही हैं, आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नाम अमीक्षा है। ओजोन लेयर हमें प्रिवेंट करती है, पर्यावरण को प्रिवेंट करती है, ये तो मुझे पता है। क्या आप हमारी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और हमें पढ़ा सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ओजोन लेयर आखिर क्या करती है? हालांकि सर ने ये जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर? मैम, बच्ची का जो क्वेश्चन था कि इजी लैंग्वेज में अपन इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं लेता हूँ इस चीज के लिए कि हमारे पास 2 जगह हैं और 2 जगहों में हमने, एक में कॉटन का जो दुपट्टा आता है, वो थिनिंग दुपट्टा, उसका कपड़ा हमने लगा दिया है, दूसरे में हमने जीन्स का कपड़ा लगाया है और ऊपर से हम दोनों जग के अंदर गिलास से पानी डाल रहे हैं जी। तो दोनों में अगर हम उनमें देखते हैं कि किसमें पहले पानी छनता है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर ये होगा। हम देखेंगे भी यही कि जिसमें कॉटन का दुपट्टा लगा हुआ है उसमें से पानी जल्दी से क्रॉस हो जाएगा।
तो एग्जैक्टली इस फिनोमिना से हम ओजोन के बारे में समझ सकते हैं कि अगर ओजोन जींस के कपड़े जैसी है तो वो पानी को बहुत धीरे धीरे करके नीचे आने देगी, तो हम यूवी रेडिएशन के इम्पैक्ट से बचे हुए रहेंगे। लेकिन वो अगर पतली होती जा रही है तो पानी जैसे छन के नीचे उतरा है सारा का सारा, वैसे ही रेडिएशन भी हमारे पास पहुंचेगी, तो डेफिनेटली हम उस पे इम्पैक्ट तो आने ही आना है। और दूसरी चीज, जो बच्ची का क्वेश्चन था, हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ओजोन हमने सबने पढ़ा है, टेक्स्ट में आपने भी पढ़ा होगा, आपके कोर्स में मैं भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं कि वाकई में यूवी बैंड आ रहा है। अभी हम बच्चों को यूवी इंडेक्स उनको हैंडल करने के लिए देते हैं, बेटा आप मेजर करिए, और जब बच्चा अपने हाथ से मेजर करके देखता है तब उसको लगता है और वो मानता है कि वाकई में ये जो कह रहे हैं वो सही बात है, अब तो हमें बचाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ऊपर सीधी आ रही है। नहीं तो टेंडेंसी थी मैम के ग्लोबल लेवल पे या बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ठीक है ना, ओजोन डिप्लीट हो गई तो मेरे घर की छत तो है ना, मुझे तो बचा रही है, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। हमारी टेंडेंसी यही होती है। लेकिन अब सीधा सीधा हम, क्योंकि हम दिन भर तो छत के अंदर नहीं बैठ सकते ना, हमें बाहर आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं बाजार भी जाना है, तो अब हम सीधा कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ रहे हैं। और कब तक, पूरी 24 घंटे तक हम हमारी स्किन को कवर करके तो बाहर नहीं निकल सकते। जी जी सर। और अब लोगों को इसको समझना भी आ रहा है और इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। जी। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा मैम, हमने कोरोना टाइम पीरियड में किया था, एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल, रिसर्च पेपर भी लिखा था इसके ऊपर। 9 दिन का हम लोगों ने निकाला था, स्टडी किया था चित्तौड़, सिर्फ चित्तौड़ शहर के लिए। ये नवरात्रि थी उस टाइम पे, जब कोरोना पीरियड था, तो लकीली उस टाइम पे नवरात्रि भी उसी टाइम पीरियड में आई थी। तो नवरात्रि पे सारा, क्योंकि लॉकडाउन था तो सारा बंद था, तो कुछ भी आवागमन नहीं था, रोड बिल्कुल बंद थे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का और फ्यूल का निकाला था उस टाइम पे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 दिन के अंदर लगभग 38 लाख लीटर पेट्रोल कंजप्शन रुका था लॉकडाउन की वजह से। जी, 38 लाख लीटर का। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे बात करते हैं तो लगभग 18 लाख यूनिट के आसपास का जो है वो कंजप्शन, क्योंकि हम लोग डेकोरेशन वगैरह, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, मैं जनरल बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग सभी घरों में और सब जगह करते हैं। लेकिन कोरोना टाइम पीरियड में तो बड़ा पैनिक टाइम था, तो कोई जो फेस्टिवल थे सब हमने अपने हिसाब से घर में बनाए, चाहे ईद हो चाहे कोई और भी त्योहार हो। तो इतना कंजप्शन हम लोगों ने सिर्फ 9-10 दिन के अंदर हम लोगों ने सेव किया है। तो कितना हील हुआ था उस टाइम पे अर्थ। इसीलिए कोरोना टाइम पीरियड को अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत प्राणदायक था वो, कि अर्थ ने अपनी मैक्सिमम हीलिंग उस टाइम पीरियड में कर ली थी। और ये मैसेज भी है कि ऐसे छोटे छोटे कामों को अगर हम करेंगे तो शायद हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। और जैसे लाइटिंग की बात है, या फिर हम फेस्टिवल मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, अगर वो कह सकते हैं इको फ्रेंडली तरीके से मनाते हैं तो हमारे लिए ही वो सही रहेगा। एग्जैक्टली मैम, पुराने जो हमारा ट्रेंड था, हम दिवाली पे दिए जलाते थे, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना बढ़िया था, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा था। जब वो तेल जलता था या घी जलता था, उसकी फ्रेगनेंस हमारे लिए फायदा करती थी ना, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं वो हील करती थी। लेकिन हमने जो है, अब तो मतलब अगरबत्ती भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी है जी। तो हम उससे क्या करेंगे और किस तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। और अभी तो अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन फिर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो टीम में मेंबर्स हैं उनके बारे में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या शोधकर्ता, उनके बारे में। मैम, मेरी टीम में जो है, एक तो कुछ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हिमानी जैन है जो अभी पीजी कर रही हैं, MBBS हो चुका है, रायपुर से उसने किया है। डॉक्टर नाजनीन शेख है, मेरी वाइफ है, ये भी साथ में, ये टीचर है बेसिकली, बट ये भी हमारे साथ लगी हुई है। मिसेस नेहा दशोरा है, वो भी टीचर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अतः अब कुछ स्टूडेंट्स हैं मैम, कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला लगभग 5000 के करीबन हमारी टीम पूरी काम कर रही है जी। और बेसिकली मेरी टीम में जो है अप टू 12 तक के बच्चे ही उसके अंदर शामिल है। बड़े बच्चे जो है कॉलेज की, जो मेरे पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम MBBS डॉक्टर अभिषेक सनाटी है, डॉक्टर आशु जैन है, अल्फेज हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं जो MBBS करके भी जॉब में हैं। ये स्टूडेंट्स मतलब तो डॉक्टर्स हो गए लोग। तो ये भी हमारे साथ में साइंटिफिकली डाटा एनालिसिस में पूरा काम करते हैं कि जैसे कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो गया तो ये डॉक्टर्स की हमारी जो पूरी टीम है, तो इनसे हमें टेक्निकली सपोर्ट मिल जाता है और ज्यादा बेटर तरीके से इंटरप्रीट करने में आसानी रहती है। जी सर। तो ये पूरी टीम लगी हुई है। सुनील सर उदयपुर से हमारे साथ बराबर बैकबोन की तरह खड़े हैं, वो हमारे साथ बराबर रहते हैं। और मिस्टर अमित डायमंड है जो GIS एक्सपर्ट भी हैं, वो भी हमारे टीम का मेंबर है। तो GIS से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकली हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है तो वो हमें वहाँ पे प्रेफर करते हैं। बट चित्तौड़ के अंदर मैं, हिमानी, नाजिन मैम और नेहा, हम लोग बेसिकली यहाँ पे ज्यादा वर्क इसी को लेके पूरी टीम की फॉर्म में कर रहे हैं।
जी सर, अगर कोई यूथ यहाँ माउंट आबू से आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, हमें तो अच्छा लगेगा एक बार टेलीफोनिकली वो बात कर ले कि हम ये करना चाहते हैं। कभी हम लोग उनके स्कूल में, अगर वो स्कूल एजुकेशन से है तो उनके स्कूल में, या वो जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हम लोग एक डेमोस्ट्रेशन अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड करा देंगे, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा देंगे। उसके बाद वो छोटे मोटे लेवल पे तो वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता है और वो आगे उनको मल्टीपल करेगा फिर। जी जी सर, बिल्कुल। और माउंट आबू के क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पहले माउंट आबू में इतने टूरिस्ट तो नहीं आते थे, अभी तो लगातार आ रहे हैं। क्या मतलब टूरिज़्म बढ़ने से भी जलवायु परिवर्तन और जो यूवी रेडिएशन है उसका कोई संबंध है, या उसे कैसे हम थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं? देखिए मैं वाइल्ड लाइफर हूँ, तो मैं तो इको टूरिज्म के हमेशा फेवर में अगेंस्ट इन द सेंस कि एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो खड़ी होती है। तो ठीक है, वो एक इकोनॉमी को चलाने के लिए टूरिज्म का रहना भी जरूरी होता है, उसको अपन एग्री करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर हम जैसे गाड़ियों के लेवल को लेके थोड़ा सा अगर एक मिनिमाइज हो जाए कि ज्यादा पोल्यूटेड या जो न्यू व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स हैं, अगर उन्हीं को अलाउ किया जाए, डीजल व्हीकल्स को थोड़ा कम किया जाए तो थोड़ा सा पोल्यूशन का लेवल कम हो सकता है। वैसे वो ग्रीन कॉरिडोर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी होटल्स और सेटलमेंट के नाम पे जो थोड़ा सा कॉरिडोर खाली किया जाता है, ग्रीन कॉरिडोर, उसको तो बचाना जरूरी होगा, क्योंकि खाली बिजनेस चलाने से ही हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हम अर्थ ही नहीं रही, हम ही नहीं रहे तो फिर हमारा बिजनेस किस काम का है। तो उसके साथ खिलवाड़ ना हो, दोनों चीजों को अगर हम सामंजस्य बना के अगर चलेंगे तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं होगा। जैसे रिसेंटली माउंट आबू में बियर्स का आ जाता है कि वो आ जाते हैं, तो वो जैसे हम जो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं और उस चक्कर में उनको हमने एक टेस्ट दे दिया खाने का, जंक फूड का, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पूरी एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है। तो वो ना हो, बस टूरिज्म इतना रहे कि ठीक है वो आ रहा है जा रहा है, बट बाकी चीजों में डिस्टर्बेंस नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो मे बी पॉसिबल आने वाले टाइम में जो हमारा यहाँ का एक पोल्डर जोन हम कहते हैं माउंट आबू को, तो शायद वो फिर ना रहे या कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जी सर, बिल्कुल। और सुनील सर कहते थे कि माउंट आबू में नक्की झील है, वो पहले वो जम जाता था, अभी नहीं जमता है वो, क्योंकि जी जी फरमाएं मैडम, कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मतलब CO2 एमिशन का प्रभाव है क्योंकि व्हीकल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैम, आप उसको कभी सैटेलाइट इमेजरी से ऊपर देखिए, रात में पूरा लाइट में ऐसा जगमगाता है, हमें बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है कि देखा कितनी अच्छी सिटी है। लेकिन अल्टीमेटली बात वही आ रही है कि आप जितनी लाइट इमिट करेंगे उतना CO2 कंजप्शन आप इमिट करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे, तो हीट तो डेवलप करेंगे। और अगर वहाँ पे अपर जोन पे जाके अगर आप हीट डेवलप कर रहे हैं तो मान के चलिए टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, स्नो का तो रहना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ये हम लोग कर रहे हैं, रात में लाइटिंग्स चाहिए, हमारे एक ट्रेंड हो गया। और रेस्टोरेंट होटल में तो ये जोन का तरीका रहता है कि बहुत ज्यादा लाइटिंग्स और वो सब कुछ रहता है, तो ये थोड़ा सा अगर मिनिमाइज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, अभी फेस्टिवल्स में भी या शादियों में भी हम पेड़ पौधों को भी लाइटिंग कर देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है? बिल्कुल मैम, हर जगह पे हो रहा है। हमने कहीं, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि हमने सुंदरता के चक्कर में हमारे जैसे गली में दोनों कॉर्नर पे मकान होते हैं आमने सामने, तो अपने घर से लेके उसके घर के बीच में जो भी जमीन थी उस पे हमने या तो सीमेंटेड रोड बनवा दिया या टाइल्स लगवा दी, सीमेंट किया, डामर करवा दिया, ताकि मिट्टी ना दिखे तो कीचड़ नहीं होगा। और हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो पानी जो थोड़ा बहुत जमीन में जाता था उसका सोर्स तो आपने खत्म कर दिया, अब आपके वाटर लेवल डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरा, फ्लडिंग के चांस इसीलिए बढ़ते हैं कि आपकी कच्ची जमीन तो कहीं बची नहीं, तो पानी मर्ज कहाँ से होगा? सिमिलर वे में यहाँ पे भी वही चीज आ रही है कि आप सुंदरता चाहिए, बहुत अच्छा ग्लैमर होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो इन चक्कर में अब आप प्लांट को एक्स्ट्रा लाइट दे रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं उसका जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको भी तो डिस्टर्ब करेंगे। आपने इंसान को तो किया ही किया, डीजे बजा के साउंड से सबको किया, प्लस आपने ये करके प्लांट को भी अफेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा कहीं कुछ इसको कम करें या थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के दिन जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। और उम्मीद है कि हम मिलते रहेंगे और आपकी जो नॉलेज है वो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे, यूं ही जैसे आज पहुंचाया। थैंक यू। तो डॉक्टर मोहम्मद यासीन जी आज जुड़े थे अभी इस वक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और आपने यूवी रेडिएशन के बारे में, उसके मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जाना, और किस प्रकार से हमारे साउथ राजस्थान में हम देख रहे हैं कि 10 से 11 जैसे सर ने कहा किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है ये इंडेक्स, जो कम होना चाहिए। और अगर हम आम जनता, हम नागरिक, हम स्टूडेंट्स चाहें तो इसे कम करने में हम मदद कर सकते हैं। हम
ग्लोबली मदद कर सकते हैं और शुरुआत खुद से करना होगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से पूछ करके। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।